क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो सीरीज जो कवर करेंगे कुछ ऐसे सवाल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये जो मॉक टेस्ट क्वेश्चंस है ये एनआईएसएम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से लिए गए हैं, जहां आपको अटेम्प्ट करने को मिल रहे हैं अराउंड 110 क्वेश्चंस, मतलब 110 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है हमें कि ये जो एग्जाम पेपर होने वाला है हमारा वो 150 मार्क का होगा, जहाँ पे 150 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे 1 मार्क ईच वाले, और पास होने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे 90 मार्क्स, दैट मीन 60% जो है वो पासिंग है। मॉक टेस्ट जो है यहाँ पे हमें जो 110 सवाल मिल रहे हैं ये डेफिनेटली सफिशिएंट नहीं है फ्रॉम प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए ऑलमोस्ट आपको 600 to 700 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पे जरूरी होगी। पूरी सीरीज को जो है हमने 5 वीडियोस में डिवाइड किया, जहाँ पे हर एक वीडियो में हमने कुछ 20 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं, बट यस ये काफी डिटेल में है। तो हर वीडियो का फोकस यही होगा कि कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करना और एग्जाम ओरिएंटेड जो है वो एक्सप्लेनेशन देना। एक छोटी सी बात और है यहाँ पे बिफोर आई स्टार्ट, अगर आपको डेरिवेटिव का बेसिक नॉलेज भी रहेगा ना तो आई थिंक सो ये सीरीज आपके प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। तो चलिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और स्टूडेंट माइंडसेट के साथ शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला सवाल। एन इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी हैज एक्सपोर्ट रेवेन्यू इन यूएसडी। मैं सिर्फ अंडरलाइन कर रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू यूएसडी में आ रहा है। एंड पार्ट ऑफ इज टू मेक इम्पोर्ट पेमेंट इन जीबीपी, पाउंड्स में उनको इम्पोर्ट पेमेंट करने पड़ रहे हैं। बैलेंस इज कन्वर्टेड इनटू आईएनआर, जो बैलेंस बचेगा पेमेंट करने के बाद, जैसे इम्पोर्ट का पेमेंट करने के बाद, दैट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू आईएनआर और उनके अकाउंट में आ जाएगा आईएनआर के फॉर्म में, वो उनके बैलेंस बैंक अकाउंट में रहेगा, क्योंकि इंडिया में जो भी करेंसी का काम होता है वो डेफिनेटली आईएनआर में होने वाला है। ठीक है। द कंपनी इज कंसर्न अबाउट जीबीपी यूएसडी रिस्क फॉर इट्स इम्पोर्ट पेमेंट, मतलब यहाँ पे उनको रिस्क क्या है कि अगर जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है इसकी अगर वैल्यू बढ़ जाती है तो क्या हो जाएगा कि उनको इम्पोर्ट के टाइम पे ज़्यादा आईएनआर खर्च करने पड़ेंगे, ज़्यादा रुपये खर्च करने पड़ेंगे। एक पाउंड के पीछे अगर उसको पाउंड की कीमत बढ़ जाती है, रुपये अगर डेप्रीशिएट हो जाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कंपनीज रिस्क एंड द करेंसी फ्यूचर स्ट्रैटेजी दैट इट मे यूज टू मिटिगेट द रिस्क। अभी यहाँ पे आपको 4 स्ट्रैटेजीज दी है, हमें ये देखना है कि कौन सी स्ट्रैटेजी जो है इस पर्टिकुलर इंपोर्ट एक्सपोर्टर जो है ये कंपनी जो है इसके लिए बेस्ट रहने वाली है, सो दैट दे कैन मिटिगेट द रिस्क। मतलब उनका रिस्क जो है डेफिनेटली कोई भी रिस्क खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन येस आप इसको रिड्यूस जरूर कर सकते हैं। तो आंसर देखते हैं। बेसिकली आपको यहाँ समझना है थोड़ी चीज़ें, जैसे अगर ये जो क्वेश्चन है इसको समराइज करें तो कि यहाँ पे जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है ये यूएसडी में आ रहा है, इतना तो आपको समझ में आ गया। तो एक्सपोर्ट आपको जो रेवेन्यू होने वाला है ये आएगा आपका यूएसडी में। ठीक है। उसके बाद आपको ये समझ में आ रहा है कि जो इंपोर्ट का जो पेमेंट आप कर रहे हैं ये जीबीपी में दे रहे हैं, तो इंपोर्ट का जो पेमेंट है ये जीबीपी में होने वाला है, मतलब पाउंड में होने वाला है। ठीक है। रिमेनिंग जो अमाउंट है वो यूएसडी से कन्वर्ट हो जाएगी आईएनआर में, क्योंकि डेफिनेटली एक्सपोर्ट से प्रोसीड ज़्यादा आएंगे और जीबीपी में आप कम दोगे तभी तो जाके आपके पास यूएसडी ज़्यादा बचेगा। तो यहाँ पे यूएसडी आपके पास बचेगा जो आप कन्वर्ट कर दोगे आईएनआर में। ठीक है। द कंपनी इज कंसर्न अबाउट रिस्क। अब यहाँ पे रिस्क क्या हो सकती है, जैसे हमने बताया कि कंपनी नीड्स पाउंड टू मेक द इम्पोर्ट पेमेंट, it gets USD from export. So to make these payment, that is those payment in GBP, it need to convert that USD into GBP. तो यहाँ क्या होगा, USD को कन्वर्ट करेंगे GBP में और उसके बाद इनका इम्पोर्ट का पेमेंट होगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। ओके, अभी हम क्या करेंगे, कंपनी इज वरीड अबाउट द एक्सचेंज रेट बिटवीन USD एंड GBP. What if USD depreciate and GBP appreciate? अगर USD depreciate हो जाता है, मतलब USD से अभी जो है 80 रुपीज़ का है और डिप्रीशिएट होकर अगर वो 70 हो जाता है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, सब समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर USD 80 रुपीज़ आज है और वो डिप्रीशिएट होकर 70 हो जाता है, तो क्या आपका एक्सपोर्ट जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा? ऑफकोर्स, अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे रुपये में, मतलब ये रुपये में यही है कि अगर आपको $1 भी आता रहेगा तो पहले जो 80 रुपये आ रहे थे अभी 70 रुपये आ जाएंगे, तो डेफिनेटली आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा और यहाँ पे एक रिस्क हो जाएगी। उसके बाद अगर जीबीपी बढ़ जाता है, से जीबीपी अभी है 90 रुपीज़ और ये बढ़ के 100 रुपीज़ हो जाता है, तो आपको यहाँ पे अगेन ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो ये आपके लिए रिस्क है। सो व्हाट शुड अ कंपनी डू इन सच केस?
ये रिस्क को हेज करने के लिए कंपनी शुड लॉक इन द फ्यूचर एक्सचेंज रेट यूजिंग करेंसी फ्यूचर्स। तो यहाँ पे करेंसी फ्यूचर यूज करते हुए आप हेज कर सकते हैं आपकी पोजीशन को। इफ द कंपनी के जो एक्सपर्ट्स है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉलर डिप्रिशिएट हो जाएगा अगेंस्ट पाउंड, तो जीबीपी डेफिनेटली क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है तो सामने जीबीपी जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। तो यहाँ पे जो स्ट्रांग हो रहा है, ओके, अगर स्ट्रांग हो रहा है तो उसको आप बाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आज अगर सपोज आपने 90 में बाई किया और अगर वो 100 हो जाता है तो आपकी जो पोजीशन है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई कि हम जीबीपी जो है इसको बाई करेंगे, ठीक है, और यूएसडी जो है इसको हम लोग सेल करेंगे, क्योंकि अगर ये डेप्रीशिएट हो जाता है तो यहाँ पे भी आपको फायदा हो सकता है। मतलब अगर यूएसडी की कीमत जो है वो 80 से घटकर 70 भी हो जाती है, अगर आपने यहाँ पे सेल किया रहेगा और यहाँ पे आप बाई करोगे, ओके, तो ये पोजीशन में भी या ये सिचुएशन में भी आपको फायदा हो सकता है। तो करेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी कि यूएसडी डेप्रीशिएट होने के चांस अगर है तो यूएसडी को सेल कीजिए और जीबीपी को बाई कीजिए। अभी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, डेप्रीशिएटिंग, अप्रिशिएटिंग। यूएसडी अप्रिशिएटिंग वाला तो पहले काट लेते हैं, अभी देखते हैं यहाँ पे बाकी जो दो बचे यहाँ पे क्या सही होगा। USD depreciating against GBP, short GBP, no, actually long GBP, आपको GBP बाय करना है, ओके। तो GBP INR जो है आप यहाँ पे यस GBP INR को आप लॉन्ग करोगे और USD INR को आप शॉर्ट करोगे। हमने क्या सोचा, GBP को अगर हम बाय करते हैं 90 रुपीज़ में, अगर वो 100 हो जाता है तो ये सिचुएशन में आपको फायदा है, और अगर USD 70 रुपीज़ का 80 रुपीज़ का घट के 70 हो जाता है तो ये सिचुएशन में भी आपको फायदा है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, USD depreciating against GBP, short USD INR and long GBP for the say GBP INR for the same maturity. This is going to be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर नेटिंग। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, प्रोप्राइटरी ट्रेड्स आर ऑफसेट, बाय एंड सेल ट्रेड्स ऑफ द सेम क्लाइंट्स आर ऑफसेट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। देखिए पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि नेटिंग होता क्या है। तो नेटिंग जो है इसका मतलब होता है ऑफसेट करना बाय एंड सेल पोजीशन, सो दैट ओनली द नेट एक्सपोजर जो है वो कंसिडर किया जाए, नॉट द ग्रोस एक्सपोजर, ओके। मतलब इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये कम हो जाएंगी, रिस्क कम हो जाएंगी, सेटलमेंट के एफर्ट्स भी बच जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है प्रोप्राइटरी ट्रेड्स आर ऑफसेट। तो क्या प्रोप्राइटरी ट्रेड नेटिंग के टाइम पे ऑफसेट कर सकते हैं? तो यस, मतलब जब ये ऑफसेट करेंगे तो ये नेटिंग के लिए कंसिडर किया जाएगा। दिस ट्रेड्स आर मेड बाय द प्रोप्राइटर, मतलब ब्रोकर, ब्रोकिंग हाउस जो रहता है वो अपने लिए अपने खुद के अकाउंट के ऊपर जो है वो ट्रेड लेता है, नॉट फॉर द क्लाइंट, ओके। इफ द ब्रोकर बाइज एंड सेल द सेम सिक्योरिटी, ओके, मतलब सेम सिक्योरिटी को बाय भी कर रहा है, सेल भी कर रहा है और सेम एक्सपायरी भी है, देन यहाँ पे नेटिंग पॉसिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रोकर जो है इसने 20 लॉट निफ्टी फ्यूचर के से जून सीरीज के लिए और 15 लॉट जो है वो निफ्टी फ्यूचर के जून सीरीज के ही उसने सेल किए, तो यहाँ पे नेट पोजीशन उसका हो जाएगा 20 बाय माइनस 15 सेल, दैट इज गोइंग टू बी 5 बाय, मतलब 5 लॉट्स लॉन्ग रहेंगे। ओनली 5 लॉट्स के लिए जो है यहाँ पे मार्जिन का मतलब मार्जिन जो है वो कलेक्ट किया जाएगा और 5 लॉट्स का ही एक्सपोजर यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट घट गई। सेकेंड चीज से जो क्वेश्चन है ऑप्शन है बाय एंड सेल ट्रेड ऑफ द सेम क्लाइंट आर ऑफसेट। तो ये हो सकता है क्या? तो सेम क्लाइंट है, जैसे क्लाइंट का नेम है से फॉर एग्जांपल ए और उसने कुछ बाय और सेल किया है, तो यहाँ पे भी नेटिंग जो है वो हो सकती है, मतलब प्रोवाइडेड दैट यहाँ पे जो सीरीज है वो सेम है और क्लाइंट जो है वो सेम है। क्लाइंट बाय कर रहा है से 10 लॉट्स ऑफ निफ्टी बैंक और सेल कर रहा है 6 लॉट ऑफ निफ्टी बैंक, तो यहाँ पे जो नेट पोजीशन होने वाला है, जो नेटिंग होने वाला है वो 4 बाय, मतलब 4 लॉन्ग पोजीशंस फ्यूचर के बैंक निफ्टी में बने रहेंगे। उसके सामने जो है वो आपका रिक्वायरमेंट मतलब रिक्वायर्ड मार्जिन जो है वो लिया जाएगा। तो आंसर क्या होगा? प्रोप्राइटरी ट्रेड्स आर ऑफसेट, ट्रू। बोथ बाय एंड सेल ट्रेड्स ऑफ द सेम क्लाइंट आर ऑफसेट, ट्रू। तो ऑप्शन इज ए एंड बी बोथ। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। यहाँ पे एग्जाम में यूजुअली ये वाला क्वेश्चन जो है वो मैंने देखा है। इसी व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज टू हैव द एक्सप्लेनेशन क्लियर। अगर आपके पास एक्सप्लेनेशन सही रहेगा, जैसे मैंने कहा था नेटिंग तभी होगा जैसे ट्रेडिंग मेंबर के सिचुएशन के सामने या उसके एक्सपोजर के सामने या ट्रेड के सामने ही जो नेटिंग होगा और क्लाइंट का क्लाइंट के सामने ही होगा। अभी एक क्लाइंट का दूसरे क्लाइंट के साथ नेटिंग पॉसिबल नहीं है, तो सेम क्लाइंट होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मार्जिन इन फ्यूचर ट्रेडिंग आर टू बी पेड बाय द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ओनली द बायर, ओनली द सेलर, बोथ बायर एंड द सेलर। देखो यहाँ पे आर टू बी पेड लिखा हुआ है, तो मतलब बहुत आसान हो जाता है समझना, इंग्लिश है यहाँ पे तो समझता है कि बायर और सेलर दोनों रहेंगे, क्योंकि सिर्फ बायर होता है तो ईज टू बी लिखता है, अगर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन तो भी ईज टू बी लिखते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आंसर बोथ ऑफ दी अबाउ जो है, मतलब बायर और सेलर दोनों को ही देना पड़ेगा, बट स्टिल उसको थोड़ा समझना ज़रूरी है। फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको अपफ्रंट पूरी वैल्यू जो है, अगर सपोज आप निफ्टी 50 फ्यूचर्स में अगर आप एक्सपोजर ले रहे हैं तो पूरी वैल्यू तो आपको नहीं देनी है, आपको कुछ परसेंटेज जो है एज अ मार्जिन देना है, दैट इज 20%। ओके, जैसे इक्विटी डिलीवरी जो अगर हम करते हैं तो हमें पूरा का पूरा, अगर आपने 100 रिलायंस के शेयर है तो 100 रिलायंस के शेयर के सामने आपको पैसे देने हैं, लेकिन दैट इज नॉट द केस विद फ्यूचर्स। यू जस्ट हैव टू पे अ मार्जिन दैट इज 20% ऑफ द एक्सपोजर वैल्यू एंड मतलब एंटायर वैल्यू, एंड यू टेक अ एक्सपोजर इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड। ओके, लेकिन यहाँ पे जो है बोथ बायर्स एंड सेलर मस्ट डिपॉजिट अ मार्जिन विद अ ब्रोकर। व्हाई? बिकॉज मार्जिन जो है वो इंश्योर करते हैं कि दोनों पार्टीज हैव इनफ फंड्स। ओके, तो जो ट्रेड है वो किसी के भी फेवर में या किसी के भी अगेंस्ट में जा सकता है, और जब ये अगेंस्ट में जाता है तो यहाँ पे पैसे कम पड़ सकते हैं, तो ये मार्जिन जो है पे किया हुआ है उससे ही ये पैसा जो है वो, मतलब जो लॉस है वो एडजस्ट किया जाएगा। अगर मार्जिन कम पड़ा तो एडिशनल पैसा जो है, मतलब ब्रोकर जो है वो एडिशनल फंड्स की रिक्वायरमेंट करेगा फ्रॉम द क्लाइंट। ओके, तो यहाँ पे कौन से मार्जिन होते हैं, तो पहला तो होता है जैसे इनिशियल मार्जिन जो हम पे करते हैं, ये भी दोनों को पे करना पड़ता है, बायर को भी पे करना पड़ता है और सेलर को भी पे करना पड़ता है। ओके, फिर मार्क टू मार्केट मार्जिन होता है जो एडजस्ट किया जाता है ऑन अ डेली बेसिस, कि आज कल के पोजीशन के सामने आज की पोजीशन कैसे थी, उसके सामने बायर मतलब जो है फ्यूचर का वो प्रॉफिट में है या सेलर प्रॉफिट में है, क्या उतना मार्जिन बचा हुआ है टू एडजस्ट हिज लॉस, या एडिशनल लॉस जो है, मतलब एडिशनल अमाउंट जो है वो मंगवाना पड़ेगा। उसके बाद एक एक्सपोजर मार्जिन भी मिलता है, दैट इज एडिशनल बफर होता है टू कवर द फ्यूचर रिस्क। तो ये एग्जैक्टली क्यों किया जाता है, सो दैट दे कैन रिड्यूस द काउंटर पार्टी रिस्क, मतलब सामने वाली जो पार्टी है उसका अगर सपोज नुकसान मतलब फायदा हो रहा है तो, और इसका अगर नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान जो है वो भी एडजस्ट किया जाएगा, वो रिकवर किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने जैसे डिस्कस किया था कि निफ्टी 50 फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है, कोई सेल कर रहा है और कोई बाय कर रहा है, दोनों को मार्जिन देना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। तो इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग मार्जिन इज पेड बाय बोथ बायर एंड दी सेलर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल स्टेट्स दैट प्राइस ऑफ फ्यूचर इक्वल टू क्या होना चाहिए। ओके, पहले तो इसको समझते हैं, उसके बाद डायरेक्टली हम आंसर जो है वो टिक कर सकते हैं, क्योंकि बिकम्स ईजी। ओके, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आता रहेगा तो आंसर फाइंड आउट करने के लिए या आंसर टिक करने के लिए डिफिकल्टी नहीं होगी। तो कॉस्ट ऑफ कैरी जो है वो हेल्प करता है डिसाइड करने के लिए कि ये पर्टिकुलर जो फ्यूचर है, जो मतलब एक महीने का फ्यूचर है, फॉर एग्जांपल अभी जुलाई चल रहा है, तो जुलाई का जो फ्यूचर है उसकी प्राइस जो है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की क्या होने वाली है, तो डिटरमिन द प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फ्यूचर प्राइस जो है इसका मतलब ही होता है फ्यूचर प्राइस इक्वल टू स्पॉट जो भी करंट है प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी। तो कॉस्ट ऑफ कैरी यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ऑफ कैरी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द अंडरलाइन एसेट। मतलब अगर सपोज आप गोल्ड अंडरलाइन एसेट है तो उसको होल्ड करने के लिए या उसको लेने के लिए आपको क्या क्या खर्चे हो सकते हैं। पहले तो आपको पैसे चाहिए। ओके, तो ये अगर पैसे आपने इंटरेस्ट पे लिए रहेंगे तो इंटरेस्ट अमाउंट जो है दैट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैरी। जो गोल्ड आपने खरीदा हुआ है उसके लिए अगर हो सकता है कि आप इंश्योरेंस भी लें, क्योंकि गोल्ड जो है एक बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल है, एक्सपेंसिव मतलब एक बुलियन है, यहाँ पे डेफिनेटली खर्चा ज़्यादा है, तो इसको आपको सेफ गार्ड भी करना है। तो इसको सेफ गार्ड करने के लिए आपने इंश्योरेंस खरीद लिया तो वो भी कॉस्ट ऑफ कैरी का एक मतलब भाग हो जाएगा। फिर इसको अगर आपने सेफ गार्ड किया, सेफ गार्ड करने के लिए आपको कोई तिजोरी में रखा या कोई लॉकर में रख रहे हैं आप उसे, तो उसके लिए भी आप कुछ पेमेंट कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कॉस्ट ऑफ कैरी। तो दैट इज इन द केस ऑफ गोल्ड। ओके, अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट परचेज कर रहे हैं निफ्टी 50 का, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें तो है नहीं, बिकॉज ये तो डीमेटेरियलाइज फॉर्म में है। तो यहाँ पे आपको उसको बाय करने के लिए अगर आपने इंटरेस्ट में पैसा उठाया होता, ओके, तो आपको कितने पैसे जो या कितना इंटरेस्ट यहाँ पे लगता, दैट इज गोइंग टू बी कॉस्ट ऑफ कैरी। अगर सपोज आपने कोई कमोडिटी में कमोडिटी फ्यूचर बाय किया है, से वीट है या ऐसा कोई कमोडिटी जहाँ पे बल्की है, तो यहाँ पे वो तो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा, क्योंकि आपने खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो वो तो इंटरेस्ट मतलब पैसा लगेगा ही। आप देखोगे कि इतना इंटरेस्ट जाएगा करके, तो कितना अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट की तरफ जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम कमोडिटी का आपको मूवमेंट भी रहेगा, मतलब
कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी होगा, हो सकता है कि आप यहाँ पे इंश्योरेंस भी बाय करें, तो ये सारा हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ कैरी। तो ये स्पॉट प्राइस जो है उसमें वो ऐड हो जाता है। इसके लिए फ्यूचर प्राइस जब भी हम डिटरमिन करते हैं तभी सिर्फ और सिर्फ स्पॉट नहीं देखते हैं, कॉस्ट ऑफ कैरी भी देखते हैं। याद रखिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर होगा प्राइस ऑफ द फ्यूचर इक्वल टू स्पॉट प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा है, क्योंकि हमारा इंटेंशन ही ये है कि हम ये सीरीज इसके लिए शुरू करें ताकि एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो इतना डिटेल में क्लियर हो जाए, क्योंकि इतना सिंपल अगर क्वेश्चन या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं भी आए तो भी यू शुड बी एबल टू आंसर, बिकॉज उसके इन एंड अराउंड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपके कवर हो रहे हैं। Okay. When the near leg of the calendar spread transaction on index future expire, near leg जो है मतलब अगर सपोज जुलाई अगस्त सितंबर का अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है और अगर आप जुलाई महीने में तो ये कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्सपायर हो रहा है तो फादर लेग बिकम्स रेगुलर ओपन पोजीशन। मतलब जुलाई का और अगस्त का अगर ऐसे आपने 2 कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, ऐसे निफ्टी 50 फ्यूचर के, ओके। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर जुलाई का एक्सपायर हो जाता है तो क्या अगस्त का जो है ये ओपन पोजीशन हो जाएगी? यस, क्योंकि जब हम कैलेंडर स्प्रेड लेते हैं तो एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, तो कैलेंडर स्प्रेड इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, तभी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑफ द सेम अंडरलाइन, जैसे हमने बोला निफ्टी 50, ओके। लेकिन एक्सपायरी जो रहती है उसके महीने अलग अलग रहते हैं, जैसे हमने देखा जुलाई और अगस्त। तो आपने निफ्टी 50 का जो है कैलेंडर स्प्रेड बनाया, जहाँ पे निफ्टी का जो अगस्त का फ्यूचर है दैट इज फार लेग है उसको बाई किया, तो अगस्त को फ्यूचर को निफ्टी 50 के आपने बाई किया और जुलाई का जो फ्यूचर है उसको आपने सेल किया। ये आपने एक कैलेंडर स्प्रेड बनाया। अभी आपने हेज किया बिकॉज यू हैड बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन ऑन द सेम इंडेक्स, तो इसको आप हेजिंग बोलेंगे, ओके, और इसको कैलेंडर स्प्रेड बोलेंगे। अभी जो एक्सपायरी होता है नियर लेग का एक्सपायरी, दैट इज ये जुलाई का एक्सपायरी की जब हम बात कर रहे हैं, तो योर पोजीशन फॉर दी फादर लेग, दैट मीन्स ये जो अगस्त का पोजीशन जो है ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये वाली पोजीशन जो है वो कट ऑफ हो गई है, ऑफसेट हो गई है, मतलब यहाँ पे ये खत्म हो गई है, तो जो दूसरी पोजीशन जिसके सामने आपने हेज किया है वो पोजीशन जो है वो ओपन हो जाएगी। तो व्हेन द नियर लेग ऑफ द कैलेंडर स्प्रेड ट्रांजैक्शन ऑन द इंडेक्स फ्यूचर एक्सपायर्स, द फादर लेग of this particular transaction becomes a regular open position, that is true, सही है ये। सामने अगर अगस्त के बाद अगर आपने अगस्त का फ्यूचर है जहाँ पे आपने इसे बाय किया हुआ है और अगर सितंबर का आपने फ्यूचर उसको सेल कर देते तो अगेन जो है यहाँ पे एक हेज पोजीशन क्रिएट हो जाएगी। दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, for a person who is trading in both currency futures and currency option, the open interest would be monitored for combined gross position in futures and option. पहले तो समझना पड़ेगा कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, और ओपन इंटरेस्ट मॉनिटरिंग इन करेंसी डेरिवेटिव जो है इसका मतलब है पर्सन जो है वो ट्रेड कर रहा है करेंसी फ्यूचर्स में भी और करेंसी ऑप्शंस में भी बाय कंबाइनिंग बोथ द पोजीशंस। नाउ दिस इज डन टू इंश्योर दैट द ट्रेडर डज नॉट टेक एक्सेसिव पोजीशन इन द मार्केट विच कुड इंक्रीज हिज सिस्टमैटिक रिस्क, ओके। तो यहाँ पे वो कैलकुलेट करके उसके ऊपर एक कैपिंग किया जाएगा। क्रॉस पोजीशन जो होगी, ओपन पोजीशन जो होगी, दोनों की फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की दोनों को ऐड किया जाएगा एंड दिस कंबाइंड एक्सपोजर जो है इसको चेक किया जाएगा अगेंस्ट दी पोजीशन लिमिट सेट बाय सेबी एंड आरबीआई, क्योंकि अगर ये एक इसमें है करेंसी में है तो इसको आरबीआई के थ्रू मतलब उन दोनों के जो कलेक्टिव रूल्स रहते हैं यहाँ पे इम्प्लीकेट होते हैं, यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमें चेक करने होते हैं। तो क्लाइंट लेवल के ऊपर या ट्रेडिंग मेंबर जो लेवल है उसके ऊपर भी इसे चेक किए जाते हैं। अगेन मैं बोलती हूँ सेबी और आरबीआई इन करेंसी डेरिवेटिव जो है यहाँ पे इन रूल को बनाते हैं। अभी एग्जाम्पल यहाँ पे ये है कि सपोज आपने एक 1000 कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे यूएसडी INR के लिए हुए हैं, ये है फ्यूचर्स में, ओके, और यहाँ पे आपने लॉन्ग किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपने 700 जो है USD INR के फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट जो किए हैं उसको आपने सेल किया है, मतलब शॉर्ट किया हुआ है, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट किया आपने, या यहाँ पे आपने बाई किया हुआ है। तो यहाँ पे कलेक्टिव ओपन इंटरेस्ट जो है, सॉरी ये फ्यूचर के नहीं है, ये सॉरी ये ऑप्शन का होगा। तो ये फ्यूचर है, ये ऑप्शन है, ये दोनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स है, मतलब दोनों अलग अलग डेरिवेटिव्स है। तो ये 1000
कॉन्ट्रैक्ट यहाँ, 700 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ, 1700 जो है ये हो जाएंगे टोटल कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट। तो कंबाइंड टोटल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जो है उसको मॉनिटर किया जाएगा और वो हिसाब से है जो मार्जिन जो है वो भी कैलकुलेट किया जाएगा। तो फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे क्या आ रहा है कि फॉर अ पर्सन ट्रेडिंग इन बोथ करेंसी फ्यूचर्स एंड करेंसी ऑप्शंस, ओपन इंटरेस्ट जो है वो मॉनिटर किया जाता है फॉर बोथ, दैट इज अ कंबाइंड ग्रॉस पोजीशन। यहाँ पे उसको नेट नहीं किया जाएगा, जैसे ये 300 नहीं लिया जाएगा, इसको 1700 ही कंसिडर किया जाएगा। तो आंसर इज for the person who is trading in both currency futures and currency option, the open interest would be monitored for combining gross position, yes, not net position, gross position, इसके लिए answer is true. Next, which of the following best describe the total open interest which is used for the purpose of monitoring of open position during the day? Minimum open interest in the previous day, total open interest at end of the previous day, maximum open interest in the previous day and total open interest at the time of monitoring। ये कौन सा देखा जाएगा? सो ओपन इंटरेस्ट का मतलब है द टोटल नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट, फिर वो फ्यूचर्स में हो सकते हैं या ऑप्शन में हो सकते हैं, दैट आर येट टू बी सेटल्ड, यहाँ पे वो सेटल अभी तक नहीं हुए, उसी को हम बोलेंगे ओपन इंटरेस्ट। ओके, रिस्क कंट्रोल करने के लिए क्या होता है कि एक्सचेंजेस और जो रेगुलेटर होते हैं वो मॉनिटर करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन कितनी है फॉर ईच ट्रेडर एंड क्लाइंट, एंड कंपेयर किया जाता है फॉर द मार्केट का ओपन इंटरेस्ट कितना है, इंश्योर करने के लिए कि नोबडी, एक पर्टिकुलर क्लाइंट, एक पर्टिकुलर जो ट्रेडर है वो बहुत बड़ी पोजीशन जो है वो क्रिएट नहीं करे। तो यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, द रेफरेंस पॉइंट इज टू बी, मतलब अभी जब भी ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा फॉर पर्टिकुलर क्लाइंट और पर्टिकुलर ट्रेडिंग मेंबर, तो उसका रेफरेंस पॉइंट क्या होना चाहिए, तो प्रीवियस डे का उसका जो पोजीशन है उसका रेफरेंस लेते हुए जो है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कंप्यूट किया जाएगा। सो रेफरेंस पॉइंट यूज्ड टू मॉनिटर पोजीशन ड्यूरिंग द डे इज गोइंग टू बी द टोटल ओपन इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ प्रीवियस डे। ओके, ये होने वाला है आपका आंसर। Next question, clearing corporation on a derivative exchange becomes a legal counterparty to all the trades and to be responsible for guaranteeing settlement of all open position. This is very important and this is very simple, क्योंकि आपको पता ही है कि जो इंडिया का जो सेटअप है, मतलब ये पूरा ट्रेडिंग सेटअप है, यहाँ पे सारा मतलब हर एक इंटरमीडिएरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज की तारीख में जब भी हम इंडिया के ये सेटअप में जब भी हम काम कर रहे हैं, जब भी हम कोई कैश मार्केट में कोई स्टॉक्स बाई करते हैं या कोई डेरिवेटिव सेगमेंट में हम कोई पोजीशन क्रिएट करते हैं, ये सेटल हो रहा है और हमें ये गारंटी होती है, हम एक विदाउट एनी फियर हम हमारे मार्केट में काम कर सकते हैं, ओनली बिकॉज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अपना काम करने के लिए बेसिकली क्या करती है, तो मार्जिन चार्ज करती है। तो यहाँ पे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है वो एक्ट करती है एज अ काउंटर पार्टी फॉर ऑल द ट्रेड। मतलब अगर सपोज आप बाई करते हो तो मैं अगर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हूँ तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आप अगर कोई स्टॉक बाई कर रहे हैं तो आपको स्टॉक मिल जाएगा। ओके, अगर कोई सेल कर रहा है तो उसको मैं एज अ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन गारंटी दे रही हूँ कि आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। ये क्या हो गया, एक काउंटर पार्टी, मतलब एक लीगल काउंटर पार्टी मैं हो गई। आप किसको देख रहे हो, यू आर लुकिंग अप टू मी, यू आर नॉट लुकिंग अप टू द वन हु इज एक्चुअली फ्रॉम वेयर यू आर बाइंग और फ्रॉम वेयर यू आर सेलिंग, बिकॉज यू डोंट नो फ्रॉम वेयर आर यू बाइंग। ओके, तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है इसको नोवेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये नोवेशन। तो यहाँ पे जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है वो स्टेप इन होती है और ये जो है वो बायर को और सेलर को दोनों को अश्योरेंस देती है कि तुम्हारा ट्रेड फुलफिल होने ही वाला है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट जो है ये करती है, मतलब यहाँ पे जो भी रिस्क अराइज होगा उसका मैनेजमेंट किया जाएगा बाय चार्जिंग द मार्जिन अमाउंट। ओके, तो आंसर इज ट्रू। गारंटी सेटलमेंट फॉर ऑल ओपन पोजीशन, यस, ये गारंटी करती है। Next question, which of the following statement is true about limit order? Guaranteed execution at the desired price, guaranteed execution at an uncertain price, uncertain execution at the desired price, none of the above। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। जो लिमिट ऑर्डर होती है, एक ऑर्डर प्लेस की जाती है टू बाय और सेल अ सिक्योरिटी एट अ स्पेसिफिक प्राइस। ओके, और बेटर प्राइस, मतलब जो प्राइस मेरे लिए अच्छी होगी वो प्राइस पे जो है आपको ये पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ये मेरे ऑर्डर्स है, दैट इज नोन एज लिमिट ऑर्डर।
ओके अभी इट इज ओनली एग्जीक्यूटेड इफ द मार्केट रीचेस टू योर सेड प्राइस, आपका जो डिजायर्ड प्राइस है उसकी तरफ पहुंचेगा तभी जाकर ये ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, यू प्लेस अ बाय लिमिट ऑर्डर फॉर अ स्टॉक, बाय करना है आपको से ₹100 के ऊपर, ठीक है। अगर स्टॉक आ जाता है डाउन 100 तक और उसके नीचे आ जाता है, ऐसे एक ही इसमें अगर सपोज 99.50 में आ जाता है तो डेफिनेटली ये जो ऑर्डर है ये 100 या उससे बेटर प्राइस 99.50 पे एग्जीक्यूट भी हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे आपकी डिजायर प्राइस पे एग्जीक्यूट हो रही है, यस फाइन। इफ द स्टॉक इज अबाउ 100 योर ऑर्डर रिमेन्स पेंडिंग इन द सिस्टम। यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि प्राइस तो आपको जो डिजायर है वो मिल रही है, लेकिन ऑर्डर गारंटी है क्या, उसका कोई गारंटी नहीं है। अगर सपोज वो 100 या 100 से बेटर हो जाती है, बाई करने के लिए आपको लोअर प्राइस चाहिए होती है, इतना ध्यान में रखना है हमें, ओके तो ही एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इसके लिए अनसर्टन एग्जीक्यूशन, मुझे नहीं पता एग्जीक्यूट होगी कि नहीं होगी, अगर वो प्राइस रीच करेगा या उसे नीचे आएगा तो ही वो एग्जीक्यूट होगी। इसके लिए आंसर होने वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होगी मतलब तभी आपकी डिजायर्ड प्राइस आएगी, मतलब डिजायर्ड प्राइस पे होगी लेकिन सर्टेनिटी तो कुछ नहीं है, ओके तो आंसर इज अनसर्टन एग्जीक्यूशन एट द डिजायर्ड प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हायर द प्राइस वॉलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक ऑफ द पुट ऑप्शन। अंडरलाइंग स्टॉक हम ले लेते हैं से XYZ, ओके और इसकी अगर जो प्राइस है, ओके इसका मोमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो क्या आपका जो प्रीमियम है, वॉलेटिलिटी डज नॉट अफेक्ट दी वैल्यू, मतलब प्रीमियम के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं करता है वॉलेटिलिटी, हायर हो जाता है प्रीमियम, लोअर हो जाता है प्रीमियम या नील हो जाता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन ग्रीक का है और यहाँ पे हम वॉलेटिलिटी की बात कर रहे हैं जो वीगा से जो है वो डिनोट होता है, वीगा से ये डिनोट होता है, ठीक है ये आपको पता ही होगा शायद। तो यहाँ पे ऑप्शन का जो प्रीमियम है ये बढ़ना या घटना ये वॉलेटिलिटी पे भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब भी जो आपका अंडरलाइंग स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा उसमें जो वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि या कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन अपने फेवर में जाने के, और इसकी वजह से जो है आपका प्राइस दैट मीन्स आपका जो प्रीमियम है उसकी भी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। देखिए जितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी उतना ही अनसर्टेनिटी ज़्यादा रहेगी अबाउट वेयर द स्टॉक विल मूव डेफिनेटली। पुट ऑप्शन है दैट मीन्स देयर इज अ ग्रेटर चांस दैट द स्टॉक विल फॉल बिलो द स्ट्राइक प्राइस। आपने अगर स्ट्राइक 100 का लिया है तो बिलो द स्ट्राइक प्राइस आने के चांसेस भी ज़्यादा है क्योंकि आपका वॉलेटिलिटी उस पर्टिकुलर स्टॉक में ज़्यादा है, तो दोनों साइड जो है वो ज़्यादा मूव कर सकता है करके, और जितना भी नीचे आएगा वो अगर वो दोनों साइड जाएगा और अगर आपके फेवर में आ जाता है मतलब नीचे आ जाता है तो प्रॉफिटेबल हो जाएगा पर्टिकुलर आपका ये जो मूव है ये या आपका जो व्यू है वो। और इसी के लिए जितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी उतना ही ज़्यादा जो है आपके ऑप्शन का प्राइस रहेगा, मतलब प्रीमियम की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जो XYZ स्टॉक है इसकी जो करंट प्राइस है दैट इज स्पॉट प्राइस जो है ये 100 रुपीज़ है, ओके और यहाँ पे ये काफ़ी स्टेबल दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे आपने पुट खरीदा है तो यही स्ट्राइक प्राइस पे भी आपने अगर खरीदा रहेगा मतलब आपने एट द मनी जो है ये खरीदा होगा तो यहाँ से 90 आने की चांसेस जो है वो लो है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी दिख रही है, वो 100, 102, 100 और 98 वगैरह के आसपास जो है यहाँ पे जा रहा है। तो प्रीमियम जो है ये भी यहाँ पे स्मॉल रहेगा, छोटा रहेगा। बट इफ द स्टॉक इज़ वेरी वॉलेटाइल मतलब ये दोनों तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है तो यहाँ पे प्रीमियम जो है वो हाई रहेगा क्योंकि ये 90 तक भी नीचे आ सकता है। तो फैक्टर यहाँ पे क्या इम्पैक्ट करता है, लोअर वॉलेटिलिटी रहेगी तो लोअर प्रीमियम रहेगा और हायर वॉलेटिलिटी रहेगी तो हायर प्रीमियम रहेगा। तो प्राइस वॉलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक ऑफ द पुट ऑप्शन विल बी, अगर हायर है प्राइस में वॉलेटिलिटी तो डेफिनेटली आपका प्रीमियम जो है वो भी हायर होता है बिकॉज आपका प्रीमियम मतलब आपका जो ऑप्शन है वो आपके फेवर में जाने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कॉल सीरीज ऑफ XYZ स्टॉक, ठीक है 3 कॉल है, जैन का है, फेब है एंड मार्च का सीरीज है, ये ऑप्शन है, ओके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है एंड लोवेस्ट ऑप्शन प्रीमियम किसका रहेगा ये पूछा गया है, मार्च का, जैन का, फेब का या सभी का ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो सेम रहेगा। तो सभी का तो सेम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे अगेन ऑप्शन ग्रीक काम करता है मतलब यहाँ पे इम्पैक्ट करता है प्रीमियम के ऊपर। प्रीमियम को ही हम वैल्यू ऑफ द ऑप्शन भी बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू कैसे डिटरमिन होती है, तो येस वॉलेटिलिटी के ऊपर डिटरमिन होती है। एट द सेम टाइम ये जो है वो टाइम टू एक्सपायरी पे डिपेंड करती है, कितना टाइम है एक्सपायरी के लिए। अगर
नज़दीक का एक्सपायरी रहेगा तो आपका जो भी आपने ऑप्शन लिया रहेगा, जैसे आपने यहाँ पे अगर से कॉल ऑप्शन लिया रहेगा तो वो आपके फेवर में जाने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि अगर सपोज आज अगर 2 बजे आपने कोई एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, मतलब एक लॉट में अगर आप कॉल ऑप्शन में मतलब ट्रेड करना चाहते हो XYZ स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट में मतलब स्टॉक के, और यहाँ पे 3:30 बजे जो है वो ये एक्सपायरी हो रही है इस पर्टिकुलर सीरीज़ की, तो 2 बजे कितना ही टाइम आपके हाथ में है कि वो आपके फेवर में जाएगा। लेकिन वही अगर सपोज यही स्टॉक की अगर आपकी एक्सपायरी नेक्स्ट मंथ की है तो आपके पास ज़्यादा टाइम है, तो वो आपके फेवर में जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो डेफिनेटली जो थीटा है या टाइम टू एक्सपायरी है ये आपके पास ज़्यादा होने की वजह से उसका जो ऑप्शन प्रीमियम है वो ज़्यादा रहेगा टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पे जो है जो प्रीमियम है वो कम रहेगा, क्योंकि आपके हाथ में काफ़ी कम टाइम है फॉर द एक्सपायरेशन, और तो यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, मतलब आपको जो है वो स्क्वायर ऑफ करनी ही पड़ेगी आपकी पोजीशन, क्योंकि एक्सपायरी बहुत नज़दीक है। तो 3 कॉल ऑप्शन अगर आपके पास है जैन फेब मार्च के, तो कौन सा लोवेस्ट ऑप्शन प्रीमियम रहेगा? तो डेफिनेटली अगर आपका ये जैन फेब और मार्च है तो जैन का जो है ये सबसे लोवेस्ट रहेगा, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है एक्सपायरेशन के लिए। अभी शायद आपको पता होगा, कभी आप ऑप्शन का प्रीमियम से अगर आप ऑप्शन बायर है और जो प्रीमियम पे करते हैं तो आप एग्जैक्टली क्या पे करते रहते हो? आप प्रीमियम के सामने एक इंट्रिंसिक वैल्यू पे करते रहते हैं, प्लस आप टाइम वैल्यू पे करते रहते हैं। मतलब अगर सपोज इसका इंश्योरेंस मतलब सॉरी ये पर्टिकुलर स्टॉक है और बाय कर रहे हैं आप, ओके, एक पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन, और आपने ये स्ट्राइक लिया हुआ है से 200 रुपीज़ का, और स्पॉट अभी ही 240 रुपीज़ है, तो यहाँ पे इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो जाती है? तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो पहले से ही 40 है, तो क्या इस पर्टिकुलर जो कॉल ऑप्शन है उसका प्रीमियम 40 रुपीज़ रहेगा? नहीं, 40 से ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहेगी, प्लस कुछ ना कुछ यहाँ पे टाइम वैल्यू भी रहेगी। टाइम टू एक्सपायरेशन के हिसाब से इसको कंप्यूट किया जाएगा, तो उससे ये 20 रुपीज़ है। तो अभी इस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कितना रहेगा? ये रहेगा 60। अभी जाके आपने अगर ये इन द मनी कॉल हो गया ना, क्योंकि अभी आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये इन द मनी है, पॉजिटिव आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, ओके। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू अगर पॉजिटिव है, अगर आप एग्जीक्यूट करोगे, क्या आपको 40 रुपये मिलेंगे या क्या आप एक्सरसाइज करने जाओगे? एक्सरसाइज करने नहीं जाओगे, क्योंकि आपका पूरा पैसा जो है वो यहाँ पे रिकवर नहीं हो रहा है। 40 रुपये तो आपका रिकवर हो जाएगा, लेकिन ये 20 रुपये का क्या जो आपने टूवर्ड्स टाइम वैल्यू दिया हुआ है, वही अगर सपोज आपने 200 रुपीज़ का अगर कॉल ऑप्शन लिया है और यहाँ पे ये 280 हो जाता है, तो क्या आप एक्सरसाइज करो? क्योंकि आपको यहाँ पे 80 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आपने पे कितने किए हैं? 60, तो 20 रुपीज़ जो है आपके ज़्यादा मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज करना प्रॉफिटेबल हो सकता है। इतना तो आपको शायद नॉलेज होगा ही, क्योंकि मैंने बोला ही था जब भी हम इसको कर रहे थे स्टार्टिंग, कि मैंने कहा था कि यहाँ पे थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग या बेसिक नॉलेज जो है वो एक्सपेक्टेड है। जब भी आप डिटेल कोर्स करते हैं या डिटेल अंडरस्टैंडिंग रहता है आपका अगर डेरिवेटिव के रिलेटेड, तो पे ऑफ निकालने वगैरह का, तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 year interest rate is 4% in US and 1% in UK if current GBP USD